एक नई है कहानी ये, इस कहानी का नाम है माय कंट्रैक्ट वाइफ। शादी का सौदा, शादी या सौदा, शादी या सौदा, भाग एक है। आज इतने दिन बाद मेरी याद कैसे आई तुम्हें, गाढ़े लाल रंग का टाइट टॉप पहने हुए एक लड़की ने अपने गले से चिपके हुए शख्स के कानों में बुदबुदाते हुए कहा। रूम के डिम लाइट के बावजूद उस शख्स का गठीला और गोरा बदन चमक रहा था। वो शख्स उस लड़की की बातों को कुछ यूं इग्नोर कर रहा था, जैसे मानो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो लगातार उस लड़की के गले और होठों को अपनी आंख बंद किए हुए चूमे जा रहा था। आराम से मैं यही हूँ, अभी तो पूरी रात पड़ी है। ए लड़की ने उस शख्स की ओर देख कर मुस्कुराते हुए कहा। लड़की के इतना कहने के बावजूद वो शख्स इस कदर जल्दी में था, मानो आज ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो। उस शख्स ने अपने फोन की तरफ एक नजर डाली और फिर से अपने काम में लग गया वो। लेकिन कुछ ही पल में वो उठ खड़ा हुआ और फिर फोन अपने हाथ में लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। और क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? उस लड़की ने खुद को सफेद चादर के बीच समेटते हुए कहा। कहीं नहीं, आज की मीटिंग डन, गुड नाइट, फिर मिलेंगे। आरो ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा और फिर एक सेकंड में कमरे से बाहर निकल गया। हाँ अंकल, बोलिए क्या हुआ? लड़की का कुछ इंतजाम हुआ क्या?
आरव ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा और होटल से अपनी हवेली के लिए निकल पड़ा। अभी तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ से अधेड़ उम्र के भरत अंकल की आवाज सुनाई पड़ी। कोशिश नहीं अंकल, रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ यही तरीका बचा है सब कुछ बचाने का। और उन्हें थोड़ा पैनिक होते हुए कहा, और को यूं परेशान देख कर भरत अंकल को आरो का वो मासूम चेहरा याद आ गया जो उन्होंने आज से तकरीबन 22 साल पहले उसकी माँ की मौत पर देखा था। भरत अंकल की आँखों के सामने से वो दृश्य आज भी नहीं हटता है। जब 8 साल का आरव अपनी माँ की लाश के सामने अपनी छोटी बहन अनन्या को गोद में लेकर खड़ा था। माँ की मौत ने आरव की जिंदगी बदल कर रख दी थी। हंसता खेलता आरव उस घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया। माँ के जाने के बाद उसके पिता अजय सिंह मेवाड़ को इतना गहरा सदमा लगा कि वो आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाए। अंकल, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आरव ने फोन पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, हाँ सुन रहा हूँ। आरव की आवाज ने भरत अंकल को ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल कर पटक दिया। दादाजी कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? उन्होंने तुम्हें अचानक जयपुर क्यों बुलाया था? भरत अंकल ने तुरंत ही आरव से सवाल किया। दादाजी ने ये बताने के लिए बुलाया था
कि अगर एक हफ्ते के भीतर मैंने शादी नहीं की तो फिर वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी विक्की के नाम कर देंगे। क्या क्या कह रहे हो? क्या? भरत अंकल ने चौंकते हुए कहा। हाँ, तो फाइनली अगर अपनी कंपनी और घर बचाना है तो एक हफ्ते के भीतर मुझे शादी करनी होगी। आरो ने थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम अगर किसी एक लड़की के साथ सीरियस होते तो आज ये सब प्रॉब्लम ही ना होती। भरत अंकल ने थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अंकल, मैं ऐसे किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे शादी करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है। हाँ, भरत अंकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो वारों की बात अच्छे से समझ गए थे। 30 साल का आरो के भीतर हर वो क्वालिटी थी जो कोई भी लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में देखना चाहती है। 5 फुट 11 इंच की लंबाई, बड़ी बड़ी और हल्की भूरी आँखें और उन आँखों पर हल्के लेंस वाला चश्मा जो कि उसकी गंभीरता और समझदारी को बखूबी बयान करता था। महज 30 साल की उम्र में ही आरो ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो बाकी लोग शायद ताउम्र भी हासिल नहीं कर पाते। वो किसी भी हालात में अपने पापा की बनाई हुई इस कंपनी को डूबने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये ना सिर्फ उसके पापा का बल्कि उसका भी गुरूर था। लेकिन लड़कियों के मामले में आरो की किस्मत थोड़ी खराब रही है। आज तक उसे सिर्फ उसके पैसे से प्यार करने वाली लड़कियां ही मिली हैं और इसलिए आरो अब लड़कियों को सिर्फ पैसे से नाचने वाली
कठपुतली समझता है। ये बात भरत अंकल भी अच्छे से जानते थे, अच्छे से जानते थे। ये बात भरत अंकल भी। अगले दिन सुबह उठते ही वो यहाँ से मुंबई के लिए निकल गया। हवेली से जयपुर एयरपोर्ट के रास्ते के बीच अचानक से उसका फोन बज उठा। हेलो अंकल, क्या हुआ? आरव, वो बैंक की टीम ऑफिस में आई हुई है। वो लास्ट वार्निंग पेपर लेकर आए हैं। भरत अंकल ने घबराते हुए कहा, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर 1000 करोड़ की नहीं रिटर्न किए, 1000 करोड़ नहीं रिटर्न किए तो समझ लो। हा हा हा। उनको किसी तरह से समझाइए कि मैं 1 हफ्ते में सारे पैसे चुका दूंगा। आरव ने लंबी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। अरे अरे, अंधी है क्या? आरव ने अचानक से गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए कहा। मुंबई एयरपोर्ट से निकलकर वो होटल रोज एंड क्राउन की तरफ जा रहा था, जहां पर उसके इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग थी। वो तुरंत गाड़ी का विंडो नीचे करके बाहर रोड की तरफ उत्तेजित होकर देखने लगा। सामने एक लड़की एक बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें रोड क्रॉस करवा रही थी। अरे पागल हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता? आरव ने उस लड़की की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। तब जाकर उस लड़की ने पलटकर आरव की तरफ देखते हुए ट्रैफिक लाइट की तरफ इशारा किया। आरव ने ऊपर देखा तो लाइट रेड थी और उसके अगल बगल भी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। आरव चुपचाप सीट पर वापस बैठ गया और उस लड़की की तरफ ध्यान से देखने लगा। उस लड़की ने गाढ़े गुलाबी रंग के सूट के साथ सफेद रंग का दुपट्टा अपने कंधों पर रखा हुआ था। कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे पर लाल रंग की गोल बिंदी और आंखों में हल्का काजल। चेहरे पर बेहद खूबसूरत सी मुस्कान और ऐसी संतुष्टि झलक रही थी कि जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। आरव एकटक उस लड़की की ओर देखने लगा। उसके चेहरे से परेशानी की लकीरें गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर एक संतुष्टि वाली मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। वो तब तक उस लड़की को देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ओए, आगे चलना, इधर जाम लगाएगा क्या? अचानक से किसी आदमी ने गाड़ी के विंडो पर नाक करते हुए कहा। अब जाकर आरव वास्तविक दुनिया में वापस आया और उसने एक्सीलरेटर पर जोर देते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दिया।
उस लड़की के बारे में सोचते सोचते आरो होटल रोज एंड क्राउन पहुंच गया। आरो कार पार्क कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक बीप की आवाज हुई। आरो ने फोन चेक किया तो मैसेज देखते ही उसके चेहरे का रंग उतर गया। ये मैसेज तनीजा की तरफ से था। उसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। आरो ने तुरंत उसको कॉल किया लेकिन उसने आरो का फोन नहीं उठाया। आरो ने गुस्से से चीखते हुए अपना हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर दे मारा। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। आरो ने निराश होकर वापस लौटने के लिए गाड़ी घुमाई थी कि अचानक से उसकी नजर एक छोटे से बार पर पड़ी और उसने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी बार के सामने लगा दिया। उसने अपने सिर पर कैप लगा लिया ताकि वहां कोई उसे पहचान न सके। आरो इस तरह की बार में पहली बार आया था। वो चुपचाप एक खाली टेबल पर बैठ गया और टेंशन में उसने वेटर को ड्रिंक लाने का इशारा कर दिया। अभी उसने ड्रिंक का एक सिप लिया ही था कि तभी उसकी कुर्सी से ठोकर खाकर एक लड़की जमीन पर गिरने लगी। आरो ने झट से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसे गिरने से बचा लिया। ओह, लगी तो नहीं? आरो ने उसे संभालते हुए कहा, सवाल किया। नहीं, उस लड़के ने आरो की ओर देखते हुए जवाब दिया और फिर वो अपने पैर से बाहर निकली हील वाली सैंडल को फिर से पहनने की कोशिश में लग गई। आरो दंग होकर उस लड़की की ओर देखने लगा। ये तो वही ट्रैफिक लाइट वाली लड़की थी, लेकिन अब उसकी आंखों का हल्का काजल चटक रंग में तब्दील हो चुका था। गुलाबी रंग के सूट की जगह अब उसने नीले रंग की शार्ट ड्रेस पहनी थी और उसकी पलकें भी नीले रंग में रंगी हुई थी। एक बार के लिए तो आरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कहानी जारी रहेगी, आप जुड़े रहें माय कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के साथ। पहली मुलाकात। आरव को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच यही था कि ये वही लड़की है जिसे आरव ने ट्रैफिक सिग्नल के पास देखा था। चल जल्दी चल। इससे पहले कि आरव से कुछ सवाल जवाब कर पाता, वहां मौजूद दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ के उसे आगे की तरफ खींचते हुए कहा। क्या कहा? कहा चल जल्दी चल। कुछ ही देर में वो लड़की स्टेज पर जाकर नाचने लगी। ड्रिंक करते वक्त बीच बीच में आरव अपनी नजरों को उसकी तरफ जाने से नहीं रोक पा रहा था। कुछ देर बाद एक लड़का उस लड़की के साथ नाचने लगा। आरव ने बेफिक्री से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नाचते हुए उस लड़के ने मौका पाकर अपना हाथ उस लड़की के कमर पर रख दिया। वो लड़की चौंक उठी और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए।
पीछे होते ही वो वेटर से टकराई और फिर वहाँ कुछ टूटने फूटने की तेज आवाज़ गूंज उठी। इसके साथ ही म्यूजिक भी तुरंत बंद हो गया। सबकी नज़र डांस फ्लोर की तरफ थी। वहाँ पर चारों तरफ वाइन की कुछ टूटी हुई बोतलें और टूटे हुए कांच के गिलास पड़े हुए थे, और साइड में वही ट्रैफिक लाइट वाली लड़की गिरी पड़ी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बार मैनेजर ने जाकर बड़ी बेरहमी से उस लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अभी पहले ही दिन आई है और आज ही इतना नुकसान कर दिया। जितनी तेरी पगार नहीं उससे ज्यादा का तो नुकसान कर दिया तूने। चल निकल यहाँ से, बाहर चल। अभी बार मैनेजर उसे बाहर लेकर बाहर के गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके ठीक सामने आरव आकर खड़ा हो गया। कितने पैसे हुए तेरे? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। मतलब कितने पैसे हुए बोल, और हाथ छोड़ उसका। आरव ने सख्त लहजे में सवाल किया। 12,000। बार मैनेजर ने लड़के का हाथ छोड़ते हुए जवाब दिया। जाओ तुम, आरव ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? कहा जाओ तुम। और फिर उसने अपना कार्ड निकालकर बार अटेंडेंट को थमाते हुए पेमेंट करने के लिए का इशारा किया। सारे लोग बड़ी हैरत भरी नज़रों से आरव की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस शख्स का उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है और वो क्यों उसकी गलती की भरपाई कर रहा। उस लड़के की गलती की भरपाई क्यों कर रहा है। थोड़ी ही देर में अटेंडेंट ने आकर आरव का कार्ड वापस कर दिया। आरव ने कार्ड अपने वॉलेट में रखने के बाद बार मैनेजर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब हिसाब बराबर, अब हिसाब बराबर, अब हिसाब बराबर। और सुन, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। इतना कहकर आरव वहां से तुरंत बाहर निकल गया। अब तक रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। आरव बाहर पार्किंग एरिया में पहुंचकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। थैंक यू। अभी आरव अपनी गाड़ी के करीब ही पहुंचा था कि उसने सामने वो लड़की आकर खड़ी हो गई। उसके सामने वो लड़की आकर खड़ी हो गई। थैंक यू। किस बात के लिए? चुपचाप थप्पड़ खा लेने के लिए? तुम लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि हर बार एंड टाइम पर तुम्हें कोई हीरो बचाने आएगा? गलती कर दी मैंने मदद करके, आरव ने चिढ़ते हुए कहा। वह लड़की आरव का यह रूप देखकर दंग रह गई थी। कुछ पल पहले उसकी मदद करने वाला आदमी अब पूरी तरह से बदल गया था। इसी बीच अचानक आरव के हाथ से गाड़ी की चाबी छूटकर जमीन पर गिर गई। फिर उस लड़की ने तुरंत ही चाबी उठाकर आरव के हाथ पर रखते हुए कहा, ये लीजिए, हम चलते हैं। वह लड़की धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। काफी रात हो चुकी थी।
उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी। आरव कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा ही था कि तभी 2-3 बाइक पर सवार कुछ लड़के उस लड़की को अजीब परेशान करने के लिए जोर से गाना गाते उसके आसपास मंडराने लगे। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आया और वह एकदम से आरव की कार के सामने आकर खड़ी हो गई। आरव ने एकदम से कार में ब्रेक लगा दिए। वह लड़की जल्दी से जाकर कार में आरव के बगल में बैठ गई। आरव ने चुपचाप कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक गाड़ी में यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। वो लड़की चुपचाप अपना सिर नीचे करके बैठी हुई थी। आरव भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बीच बीच में वो तिरछी नजरों से उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था। नीले रंग की सॉफ्ट ड्रेस में वो लड़की शायद काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बार बार अपने हाथों से अपनी ड्रेस नीचे खींचते हुए पैरों को छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। खींचने से कपड़े बड़े नहीं हो जाएंगे। इतनी ही दिक्कत थी तो ऐसे कपड़े पहने ही क्यों? आरव ने चिढ़ते हुए कहा। आप जिंदगी में सब कुछ अपने मन से करते हैं क्या? उस लड़की ने आरव की ओर एक नजर देखते हुए सवाल किया और फिर वो सामने रोड की तरफ देखने लगी। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। असल में आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सामने रोड की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। आरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब उससे आगे क्या बोले। लगातार उसके मन में उस लड़की की कही हुई आखिरी बात गूंज रही थी, यही उतरना है हमें। हाँ, अच्छा। आरव ने तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। 1 मिनट। मैं आरव सिंह, मेवाड़। और तुम? आरव ने उसे रुकने का इशारा किया और फिर उसकी तरफ देखने लगा। वह लड़की चुपचाप गाड़ी से उतर गई और फिर धीरे से बोली, मैं रागिनी। और वो मुड़कर पीछे की तरफ चली गई। कार के साइड वाले मिरर से आरव उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसने देखा कि रागिनी सड़क के किनारे पर एक संकरी सी गली में चलती ही जा रही थी। वो शायद इधर के ही स्लम एरिया में रहती थी। उसके चले जाने के बाद आरव गाड़ी के स्टीयरिंग को यू टर्न घुमाते हुए घर की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। अभी वो घर पहुंचने ही वाला था कि अचानक से उसकी नज़र बगल की सीट पर पड़ी। वहां पर एक झुमका गिरा हुआ था। आरव ने तुरंत अंदाजा लगा लिया। वहां पर एक झुमका गिरा हुआ था। आरव ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह झुमका रागिनी का ही है, जो शायद ढीला होकर उसके कान से गिर गया था।
आरव ने मुस्कुराते हुए उसे उठाकर अपने जेब में डाल लिया। आरव अब अपने घर पर पहुंच चुका था। कहानी जारी रहेगी। आप जुड़े रहें माई कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के साथ।